माइनर एलिमेंट यानी लघु विकार जो होता है, लघु जो बीमारी होता है, इसके बारे में हमको एक पढ़ना है माइनर एलिमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से माइनर एलिमेंट मतलब लघु विकार होते हैं जो व्यक्ति में हो सकता है, और इन लघु विकार का हम प्रबंध कैसे करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे एज ए नर्स। अगर हमारे सामने कोई अगर लघु विकार का मरीज आ जाए तो उसका प्रबंध हम कैसे करेंगे, इस चीज़ को हमको लिखना है, सिद्धांत लिखना है, लघु विकार के प्रबंध का सिद्धांत लिखना है और लघु विकार के सूची बनाना है। यानी माइनर रोग कौन सा होता है, सूक्ष्म रोग कौन सा होता है, उसके बारे में हमको बताना है, उसके लिस्ट के बारे में बताना है और इसके सिद्धांत को बताना है। मैनेज करते समय, मैनेजमेंट करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे लघु विकार में हम मदद करेंगे रोगी को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लघु विकार माइनर एलिमेंट, माइनर मतलब लघु यानी छोटा, विकार मतलब एलिमेंट मतलब तत्व भी होता है, विकार मतलब डिसऑर्डर भी होता है या रोग भी इसको कहिए। तो लघु रोग के प्रबंध के सिद्धांत। ठीक है, चलिए प्रबंध के सिद्धांत देखते हैं। माय डियर, माइनर एलिमेंट के प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं देख लीजिए, क्या क्या सिद्धांत होते हैं। सबसे पहले है मरीज को सुरक्षित व स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराएं। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए, जो माइनर एलिमेंट के मरीज आए, सूक्ष्म विकार, लघु विकार के मरीज अगर आपके सामने आता है तो सबसे पहले मरीज को सुरक्षित व स्वस्थ वातावरण आपको उपलब्ध कराना है। ठीक है, चोट या बीमार का तुरंत उपचार प्रारंभ करें व जटिलता की रोकथाम करें। अब लघु विकार के मतलब होता है सर दर्द करना, पेट दर्द करना, हल्का फल्का चोट लगना, कान दर्द करना, ठीक है, पेट में ऐंठन होना, दस्त होना, ठीक है, आँख में संक्रमण होना, ये सब छोटी मोटी बीमारियां हैं जो आदमी को होते रहता है डेली लाइफ में। ठीक है, तो ऐसे में आप उसको जो है अगर कोई चोट लगा है या कोई बीमारी है और आपको पास लेकर आया है तो तुरंत उसका उपचार आपको प्रबंध करना चाहिए और उसको भयंकर जटिलता होने से बचाना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए लोग कहता है कि शुरुआती अवस्था में बीमारी छोटा रहता है, लघु रहता है, माइनर रहता है। अगर उस समय इसका मैनेजमेंट कर दिया जाए तो पेशेंट जो है माइनर में ही ठीक हो जाता है, जटिलता में नहीं जाता है। अगर उस छोटे चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं तो वही छोटे चीज़ अन्य बीमारी उत्पन्न कर देता है या वही बड़ा बन जाता है। ठीक है, तो यही कहता है कि चोट और बीमारी का तुरंत उपचार प्रारंभ करें और जटिलता यानी और ज़्यादा जटिल होने से बचाएं। ठीक है, आगे का है संक्रमण रोगी को अन्य रोगी से अलग रखें और संक्रमण फैलने की रोकथाम करें। अब माइनर डिजीज में हल्का फल्का संक्रमण भी आता है, जैसे आंखों का संक्रमण, ठीक है, कुछ और भी संक्रमण हो सकता है, तो इस जैसे खुजली, दाद खाज वाला, तो ऐसे संक्रमण के रोगियों को अन्य रोगियों से अलग रखें और संक्रमण को फैलने का रोकथाम करें। ठीक है, उपचार के दौरान मरीज के वाइटल साइन की नियमित चेक करें। अब जब उपचार आप करें तो जो माइनर रोगी है, माइनर डिसऑर्डर के जो रोगी है, उसको लगातार जो है जैविक चिन्ह को जांच करें, जैसे टेम्परेचर हो गया, पल्स हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, रिस्पायरेशन हो गया। मरीज को जितना शीघ्र हो ठीक रिकवरी में मदद करे ताकि वह दैनिक कार्य कर सके। अब मान गए किसी को फीवर है तो फीवर भी जो है आपके माइनर जो है एलिमेंट में ही आता है, मतलब छोटे मोटे बीमारी में ही आता है। अब फीवर मान गए जब तक पेशेंट को रहता है तब तक वह सही से काम नहीं कर पाता है, ना पढ़ पाता है, मन सुस्त रहता है, भूख नहीं, खाना नहीं खा पाता है, मुंह तीता तीता लगता है, होता है ना, तो यह छोटे बीमारी में आता है। यह हमेशा व्यक्ति को कभी ना कभी किसी को होते रहता है। तो इसको जल्दी से जल्दी ठीक करें, रिकवरी करें, तो इससे क्या होगा कि वह व्यक्ति अपना फिर से दैनिक कार्य अच्छे से कर सकेगा। उपचार के दौरान फिजिशियन के निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें। अब ये जो माइनर एलिमेंट होता है इसमें आपको डॉक्टर के सभी निर्देशों को सावधानीपूर्वक पालन करना है, जो डॉक्टर कहे वही करना है। ठीक है, परिवार के सदस्यों को पर्याप्त सलाह दे व मरीजों की घर में देखभाल समझाएं। अब जो परिवार है उसके सदस्यों को पर्याप्त आप सजेशन दे, सलाह दे और मरीजों की घर में देखभाल को समझाएं, मतलब मरीज को घर में ही अच्छे से देखभाल करने को समझाना चाहिए मरीज के सदस्यों को, परिवारों को। ठीक है, परिवार की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करें। अब कुछ ऐसे माइनर रोग वाले अगर रोगी आपके पास आते हैं, आप नर्स हैं, तो आपको उसके धार्मिक और सांस्कृतिक और सामाजिक जो मान्यता है उसको जो है आपको सम्मान करना होगा, उसके धार्मिक स्वतंत्रता को, सामाजिक संस्कृति को ठेस नहीं पहुंचाना होगा, ये चीज़ें हैं। ठीक है, आगे है यहाँ पे देखिए, गंभीर स्थिति होने पर मरीज को तुरंत उच्च केंद्र रेफर करने की व्यवस्था करें। अब यह माइनर रोग अगर जटिल हो गया है, बड़ा हो गया है और यहाँ पे आपसे नहीं संभल रहा है तो आपको तुरंत जो है रेफर करना चाहिए हायर सेंटर, अपने से उच्च केंद्रों पर। ठीक है, तो ये जो है कुछ सिद्धांत है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु जिम्मेदार होती है। PHC पर समुदाय के लोगों की माइनर एलिमेंट का उपचार व इमरजेंसी स्थितियों का प्रबंध किया जाता है। ये माइनर एलिमेंट निम्न हो सकते हैं। माय डियर,
जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु जिम्मेदार होती है। मतलब है कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स होती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है, यह प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर जो है क्या करती है, अपना सेवा देती है, लोगों को देखभाल करती है। तो जो पीएचसी पर जो भी समुदाय के लोग आते हैं माइनर एलिमेंट्स के उपचार के लिए, तो उनका उपचार व इमरजेंसी का स्थिति का प्रबंध जो है नर्स के द्वारा किया जाता है। और ये जो माइनर एलिमेंट्स होते हैं यह निम्न होते हैं जो कि आपके सामने में है, जैसे कुत्ता काटा, डॉग बाइट, जलना, हल्का फल्का जलना, हाई फीवर होना, हीट स्ट्रोक होना, डायरिया होना, फेंटिंग होना, इंजरी एंड फॉल यानी चोट लगना, ठीक है, जख्म होना, ईयर पेन कान दर्द, माउथ अल्सर मुंह में छल्ला, बैक एक मतलब पीछे पीठ में दर्द, हेडेक होना, सर में दर्द, कॉफ मतलब खांसी और ठंड बुखार जुकाम होना, एब्डोमिनल पेन मतलब पेट दर्द, ठीक है, और ईटीसी और अन्य भी रोग जो है माइनर छोटे मोटे जो आपके कभी भी शुरू हो जाता है, आंखों में संक्रमण, ठीक है, पैर में दर्द, कहीं भी हल्के फल्के अगर शुरू हो जाता है कभी भी, तो वह माइनर डिजीज के अंदर आता है, माइनर जो है एलिमेंट्स के अंदर आता है। और यह सब के लिस्ट मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। और सारे जो होंगे वह और भी होंगे, इसमें माइनर में छोटे छोटे और भी बीमारी होते हैं जिसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वही माइनर एलिमेंट होते हैं। और माइनर एलिमेंट, माइनर मतलब लघु विकार वाले मरीजों को ध्यान में रखते हुए आप उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो इसी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यहाँ पे दिया गया था जिसको मैंने आपको बता दिया। तो मैंने आपको क्या बताया कि लघु विकार के प्रबंध कैसे करेंगे या इसके प्रबंध में कौन कौन से सिद्धांत है जो कि मैंने आपको बता दिया। आप समझिए कि आप किसी नर्स है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स है आप, और आप प्राथमिक केंद्र पर काम कर रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। वहाँ पर आपको बुखार के पेशेंट, घाव के पेशेंट, ठीक है, चोट के पेशेंट, सिर दर्द के, पेट दर्द के, जला हुआ, बाइट जो है कुत्ता कटा हुआ, ये पेशेंट सब आ सकता है। तो आप इन मरीजों को, चूँकि ये सब हल्के फल्के वाला सब होता है, तो इन मरीजों को कैसे आप मैनेजमेंट करेंगे, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तो आपको जो है उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट लिख देना है। और वही मैनेजमेंट जो है प्रिंसिपल बन जाएगा, सिद्धांत बन जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे मिलूंगा आगे। देख लीजिए माइनर एलिमेंट के प्रबंध में कौन कौन से सिद्धांत है। तो मरीज को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना, चोट बीमारी का तुरंत उपचार करना और जटिलता को रोकथाम करना, संक्रामक रोगियों को अन्य रोगियों से अलग रखना, उपचार के दौरान जितने भी वाइटल साइन है उसका लगातार चेक करते रहना, मरीज का शीघ्र से शीघ्र जो है रिकवरी और ठीक करने हेतु कार्य करना ताकि वह अपने दैनिक कार्य फिर से कर सके। उपचार के दौरान फिजिशियन के जो भी निर्देश है डॉक्टर का उसे सावधानीपूर्वक पालन करे। मरीज के सदस्यों को पर्याप्त सलाह दे कि मरीज को घर पर अच्छे से देखभाल करना है। मरीज की सामाजिक, सांस्कृतिक या धार्मिक जो भी मान्यता है उसको जो है आपको उस पर प्रहार नहीं करना है, उसको सम्मान करना है। गंभीर स्थिति में मरीज को अपने से उच्च केंद्रों पर रेफर करना है। तो ये जो है आपके कुछ मैंने प्रबंध और सिद्धांत दोनों एक ही साथ होता है, मैंने बता दिया। अब जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स होती है वह पीएचसी पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु जिम्मेदार होती है। तो जब वह पीएचसी पर अपना काम करती है तो पीएचसी पर जो भी समुदाय के लोग आते हैं माइनर एलिमेंट्स के साथ, तो उसका उपचार व इमरजेंसी सुविधा का प्रबंध जो है यही नर्स के द्वारा किया जाता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा। उसके बाद कुछ जो माइनर एलिमेंट्स है मैंने यहाँ पे उसका लिस्ट दे रखा है, आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। ठीक है, देखिए माइनर एलिमेंट्स मतलब लघु विकार। लघु विकार वे विकार होता है जिससे व्यक्ति का शारीरिक रूप से व्यक्ति जो है प्रभावित होता है, दैनिक कार्य करने में व्यक्ति जो है प्रभावित होता है, सही से काम काज नहीं कर पाता है। ठीक है, व्यक्ति जो है उदास, दुखी रहने लगता है और जो कुछ समय तक जो है व्यक्ति को रहता है और इसको ट्रीटमेंट करने से वह जो है ठीक हो जाता है। जैसे फीवर हो गया, सर दर्द, पैर दर्द, ये सब लघु विकार है, इसको आप थोड़ा सा दवाई वगैरह खाते हैं तो ठीक हो जाता है। तो यही जो है हमारा लघु विकार होता है, जिसका सूची मैंने आपको नीचे ऐसा बता भी दिया। यूनिसेफ को हम लोग शॉर्ट में कहा जाए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं, समझ गए। यूनिसेफ एक संस्था है, एक एजेंसी है। WHO भी एक एजेंसी है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और यूनिसेफ भी आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एजेंसी है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। दोनों अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एजेंसी है, चाहे वो WHO हो चाहे यूनिसेफ हो, दोनों इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है। यूनिसेफ जो है चाइल्ड के बारे में काम करता है, चाइल्ड के अधिकारों को सुरक्षा करता है, बच्चे को कौन सा टीकाकरण देना है, मापदंड ये सब तैयार करता है। बच्चे जो कि काफ़ी ज़्यादा जूझ रहे होते हैं आपातकाल से, इमरजेंसी कंडीशन में, उनको खाना प्रोवाइड करना, उनका दवा प्रोवाइड करना, ये यूनिसेफ के द्वारा जारी किया जाता है ये सारे चीज़। इसीलिए इसका नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। संयुक्त राष्ट्र नाम इसलिए दिया गया है कि क्योंकि इसमें सभी राष्ट्र जो है, सभी नेशन जो है संयुक्त रूप से इसका हिस्सा है, समझ गए। इसीलिए इसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहा गया है। ओके, इसकी स्थापना जो है, यूनिसेफ की स्थापना, यूनिसेफ को शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं, समझ गए। तो यूनिसेफ की स्थापना जो है 11 दिसंबर
11 दिसंबर 1946 को की गई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। समझ गए चीज़ों को। चलिए, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ की स्थापना, इसका फुल फॉर्म, यूनिसेफ का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है तो ध्यान कर लीजिए, यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी चिल्ड्रेन इमरजेंसी, समझ गए, फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ का फुल फॉर्म। ओके, उसके बाद देखिए यूनिसेफ की स्थापना इतना में हो गया, पता है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष इसको कहते हैं या यूनिसेफ इसी का नाम है। इसकी स्थापना आरंभिक उद्देश्य जब यह किया गया था तो जब द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, आप लोगों को पता होना चाहिए द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चला था, आप लोग कमेंट करके बताइए, जीके का प्रश्न है। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध जो आपका जो है समापन हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो उसमें बहुत सारे देश के बच्चे जो है तितर बितर हो गए। चूँकि युद्ध होने के बाद देश का जो हालात होता है बद से बदतर हो जाता है। चाहे किसी भी देश में युद्ध छिड़े, उस देश में बहुत सारे जालमान, बहुत सारे खाने के संसाधन वगैरह वगैरह सब पर बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ जाता है, संकट आ जाता है। तो उस स्थिति में जब विश्व युद्ध दूसरा जब समाप्त हुआ तो उसमें बहुत सारे देश के जो बच्चे थे इधर से उधर तितर बितर हो गए। जो बच गए उनको खाने के लिए लालच पड़ने लगे, मीन्स खाने में जो है दिक्कत होने लगा। बहुत सारे स्वास्थ्य सुविधा जो बच्चे को मिलना चाहिए, टीकाकरण, दवाई वगैरह, वह नहीं मिल पाया। तो इसके लिए यह जो है यूनिसेफ आगे आया। यूनिसेफ एक संस्था के रूप में आगे बढ़ा और इसकी स्थापना की गई। समझ गए। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा, जो यूनाइटेड नेशन के जो महासभा है, उन्होंने 11 दिसंबर 1946 के की थी। समझ गए। 1953 में यूनिसेफ जो है संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य बन गया। आप लोग को पता है, जीके जब पढ़ेंगे तो संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्य भी है और अस्थायी सदस्य भी है। समझ गए। तो इसी प्रकार से यह जो संस्था है वह संयुक्त राष्ट्र का जो है अस्थायी सदस्य, परमानेंट जो है मेंबर बन गया। ओके, 1953 में। लेकिन स्थापना कब हुआ? 11 दिसंबर 1946 को। यूनिसेफ का क्या काम है आगे आप लोग जानिएगा विस्तृत में। बाकी इतना समझ लीजिए कि यूनिसेफ क्या होता है। समझ गए। आगे देखिए इसका उद्देश्य और कार्य क्या है, मतलब यूनिसेफ क्यों स्थापना किया गया, इसके पीछे का क्या उद्देश्य पर्पज था। तो चलिए समझ लीजिए। तो देखिए, अल्प विकसित व विकासशील देशों में अस्थायी बाल स्वास्थ्य व कल्याण सेवाओं की स्थापना हेतु सहायता प्रदान करना। यूनिसेफ 190 से अधिक देशों में बच्चों को शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य संबंधी सहायता प्रदान करता है। मैंने पहले ही बताया कि यूनिसेफ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाला बच्चे के लिए विभिन्न तरीके के मदद करना यूनिसेफ का लक्ष्य है, यूनिसेफ का उद्देश्य है। यूनिसेफ एक संस्था की तरह काम करता है जिसमें संपूर्ण विश्व के बहुत सारे देश इसमें संयुक्त रूप से इसमें हिस्सा है, सदस्य है इस संस्थान एजेंसी का। इसीलिए इसे संयुक्त राष्ट्र का जो है संस्था एजेंसी माना जाता है। और इसका काम है इस संस्था का कि जो भी अल्प विकसित मतलब कम विकसित देश है या फिर जो विकास के पटरी पर अभी चल रहा मतलब विकासशील जो देश है, वह वैसे देशों में बाल स्वास्थ्य कल्याण सेवा की स्थापना हेतु सहायता प्रदान करना, जिसमें बच्चे को शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य संबंधी जैसे टीकाकरण वगैरह का सहायता देना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। समझ गए। यह संस्था 190 से अधिक देशों में जो है काम कर रहा है। इसीलिए इसे संयुक्त राष्ट्र कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे राष्ट्र नेशन जो है मिलकर इस संस्था को चलाता है या फिर बनाया गया है। ओके, तो यह हो गया इसका उद्देश्य। आगे और देखिए, यह रोग परियोजनाओं के लिए आपूर्ति उपलब्ध कराता है। यह यूनिसेफ जो होता है, जो भी डिजीज होता है उसमें कार्यक्रम के लिए जो भी चीज़ें की ज़रूरी होता है उसको उपलब्ध कराता है। जैसे टीकाकरण के लिए इम्यूनाइजेशन, टीका वगैरह उपलब्ध कराना। समझ गए। प्रचार प्रसार करना रोगों के बारे में, तमाम चीज़ों को आपूर्ति को यह उपलब्ध कराती है। समझ गए। यह शैक्षिक एवं स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में रोजगार हेतु लोगों को प्रशिक्षित करती है। यह शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्र में विभिन्न नए नए चीज़ जो आते हैं तो उसके रोजगार में, उस क्षेत्र में रोजगार हेतु यह ट्रेनिंग भी करवाने का काम करता है। समझ गए। यूनिसेफ विश्व में टीका का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। वह WHO के साथ मिलकर कार्य करता है। यूनिसेफ जो होता है ज़्यादातर टीकाकरण बच्चों को ही लगता है, तो इसीलिए यूनिसेफ जो है पूरे विश्व में टीका जो होता है ना, वैक्सीन, उसका सबसे जो ज़्यादा जो सप्लायर होता है यह आपके यूनिसेफ ही होता है। और यह WHO के साथ में मिलकर कार्य करता है सभी देश में। ओके,
वर्ष 1989 में बाल अधिकारों की घोषणा की है जो सभी सदस्य देशों में लागू है। यूनिसेफ ही जो है बाल अधिकार की घोषणा किया जिसमें सभी देश जो है इसमें लागू किया गया सभी देशों में कि बाल के लिए बच्चे के लिए कौन कौन से अधिकार है। अगर कोई बच्चे के अधिकारों की हनन करेगा कोई संस्था कोई व्यक्ति तो उसके विरुद्ध कार्रवाई किया जाएगा, समझ गए। तो 1989 में बाल अधिकार भी घोषित किया गया। आगे है यह बच्चों की सुरक्षा विश्व की दिशा में कार्य करने के लिए राष्ट्रों को प्रतिबद्ध करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करता है। यह बच्चे को सुरक्षा कैसे देना है उसके विकास कैसे करना है बच्चे को इस दिशा में कार्य करता है और साथ में सभी देशों को जो है प्रतिबद्ध करता है कि आप अपने अपने देश में अपने बच्चों को सुरक्षा और विकास के लिए जो है कैसे क्या काम करते हैं इसके लिए एक सम्मेलन करवाता है। बताया जाता है इस सम्मेलन में कि कैसे अपने देश के बच्चों को उत्थान करना है उसे सुरक्षा उसका विकास करना है। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करवाया जाता है। ओके। ORS है। ORS रोगों के विरुद्ध टीकाकरण स्तनपान को प्रोत्साहन करना ग्रोथ चार्ट मॉनिटरिंग रणनीतियों का प्रयोग कर बाल स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। अब यूनिसेफ जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है खासकर बच्चे के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो यह ORS हो किसी रोग के विरुद्ध टीकाकरण हो स्तनपान हो विकसित करने बच्चे का जो विकास का जो चार्ट हो ग्रोथ चार्ट उसको मॉनिटरिंग करना उसके रणनीतियों को कैसे प्रयोग करना है बाल स्वास्थ्य को बढ़ावा देना इन सब चीज़ों के विरुद्ध जो है लिए यह काम करता है यूनिसेफ। ओके। विश्व में बच्चों की स्थिति पर एनुअल रिपोर्ट प्रकाशित करना विश्व में कितना जो है बच्चे का डेथ रेट है कितना जन्म रेट है, समझ गए। इसके लिए यह बच्चे की स्थिति पर एक एनुअल रिपोर्ट भी प्रत्येक वर्ष जारी करती है। कौन? यूनिसेफ। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो यह यूनिसेफ का उद्देश्य और कार्य हो गया, समझ गए। अब यूनिसेफ जो है आपको वित्तीय व्यवस्था फाइनेंशियल अरेंजमेंट भी यह करता है। यूनिसेफ पूरी तरह स्वैच्छिक योगदानों पर निर्भर है। इसका 3/4 आय विभिन्न सरकारी विभागों से आती है। वही शेष कोष एकत्र अभियानों संगठनों और व्यक्तियों द्वारा दान से प्राप्त होता है। 4 हिस्सा में 3 हिस्सा जो होता है वह क्या करता है यह खुद के योगदान पर निर्भर करता है और यह योगदान सब जो है विभिन्न सरकारी विभागों डिपार्टमेंटों से आता है, समझ गए। तो ये 3/4 यहाँ से आ गया। एक जो हिस्सा होता है वह जो है विभिन्न प्रकार के संगठन हो गया ट्रस्ट हो गया व्यक्ति हो गया जो बड़े बड़े होते हैं वह बच्चे के लिए जो है दान करते हैं यूनिसेफ के फंड में ताकि यूनिसेफ बच्चों को विभिन्न देशों में मदद कर सके। तो यूनिसेफ एक जो है क्या है उसका पैसा कहाँ से आएगा तो पैसा वह सरकारी विभागों से उसके पास आता है और साथ में जैसे बड़े बड़े किसी देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी है नेता है बड़े बड़े व्यक्ति है बिजनेसमैन वो लोग क्या करते हैं कि यूनिसेफ के पास डोनेट करते हैं दान करते हैं और वह यूनिसेफ जो है इस सभी पैसों को या ये सभी आर्थिक के जरिए विभिन्न देश में बच्चे को मदद पहुंचाता है, समझ गए। तो यह आर्थिक व्यवस्था यहीं से होता है, समझ गए। तो यह यूनिसेफ के बारे में मैं आपको बता दिया डिटेल में कब क्या हुआ क्या काम करता है इसके पीछे क्या उद्देश्य है सारा चीज़ बता दिए। 5 नंबर के लिए इतना काफ़ी है अगर आप लिख दीजिएगा तो, समझ गए। तो 5 नंबर यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। ओके चलिए यहाँ पे टोटल मैंने इंग्लिश दे रखा है। इंग्लिश आपको इसको अच्छे से पढ़ना है इंग्लिश में बताना है अगर इंग्लिश में आप तैयारी करते हैं तो, समझ गए चीज़ों को। अब हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। आपके पास प्रश्न है यहाँ पे स्पष्ट रूप से प्रश्न कहता है यह प्रश्न 2019 में एमपी में पूछा गया था 10 नंबर में, समझ गए। 10 नंबर में पूछा यह गया था कि स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए और स्वास्थ्य के आयाम और निर्धारक तत्वों के बारे में लिखिए। ऐसे प्रश्न पूछे गए थे 10 नंबर में। तो हो सकता है इस बार भी आने की संभावना है कि स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए और स्वास्थ्य के आयाम मीन्स डायमेंशन और स्वास्थ्य के निर्धारित तत्व कौन कौन से हैं बताइए। तो चलिए आज हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं एक अच्छे क्वेश्चन को। ओके मैं बार बार बता चुका हूँ कि स्वास्थ्य क्या होता है। चलिए स्वास्थ्य को आज फिर से देख लेते हैं। देखिए स्वास्थ्य WHO के अनुसार, चूँकि WHO एक संस्थान है एक एजेंसी है इंटरनेशनल लेवल पर, तो यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी चीज़ें हो उसमें कर सकता है चेंजेज वेंजेज। तो WHO ने हेल्थ का एक परिभाषा दिया। हेल्थ का परिभाषा क्या दिया आपके सामने है, देखिए। इन्होंने बताया कि स्वास्थ्य रोग का न होना या अशक्तता मात्र नहीं है। WHO ने बताया कि जो स्वास्थ्य है अक्सर लोग क्या मानता है कि हम रोग से मुक्त है मतलब स्वस्थ है, ठीक है, स्वास्थ्य मेरा सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। WHO इस बात को नकारता है। WHO कहता है कि स्वास्थ्य जो है रोग का न होना ही
एकमात्र विषय नहीं है, समझ गए। अशक्तता मात्र मतलब रोग का न होना या फिर डिजेबिलिटी मतलब अपंगता या किसी काम को करने में असमर्थ, यही मात्र नहीं है बल्कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तंदुरुस्ती की स्थिति है। WHO को कहना है कि हम रोग से मुक्त है मतलब कोई रोग नहीं है, फिर कोई अशक्तता नहीं है मतलब कोई डिजेबिलिटी नहीं है, यही एक रोग नहीं हो गया, यही एक स्वस्थ व्यक्ति नहीं हो गया। स्वास्थ्य का मतलब है कि एकदम बिल्कुल शारीरिक रूप से फिट हो, एकदम मानसिक रूप से फिट हो और साथ में वह अपने सामाजिक संतुलन में भी जो है उसका एकदम भागीदारी अच्छा हो, तभी जाके व्यक्ति एक संतुलित एक जो है क्या होता है स्वस्थ होता है, समझ गए। मतलब हम अपने समाज में सबसे पैटर्न एक एडजस्टमेंट बना रहे हैं, हमारा शारीरिक फिजिकल भी ठीक है, मेंटली हम भी सही है, तो तीनों कंडीशन सही है तब जाके एक स्वास्थ्य का अच्छा परिभाषा होता है। आप ये समझते हैं कि हमारे पास कोई बीमारी नहीं है मतलब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ है, साथ में हमारा जो एबिलिटी है फिजिकल एबिलिटी उसमें कोई डिजेबिलिटी नहीं है, कोई अपंगता या फिर असमर्थता नहीं है, तो हम सही है। तो ये दोनों तो हैं ही, साथ में आपको अपने पर्यावरण के साथ में भी अगर आप सामंजस्य नहीं बना रहे हैं, पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, पर्यावरण को गंदगी कर रहे हैं, तो फिर वह स्वास्थ्य नहीं होता है। स्वास्थ्य के लिए आपको मानसिक, शारीरिक और पर्यावरण तीनों जो है तंदुरुस्त होना होगा, तभी एक स्वास्थ्य का बेहतर परिभाषा होगा। तो यह WHO कहा। ओके, चलिए अब स्वास्थ्य के आयाम की बात है तो चलिए हम देखते हैं स्वास्थ्य के आयाम। हेल्थ डायमेंशन WHO द्वारा दी गई परिभाषा में स्वास्थ्य 3 मापदंड शारीरिक, मानसिक व सामाजिक आयामों का वर्णन है। मैंने बताया कि WHO ने जो परिभाषा दिया उसमें ही 3 चीज़ें हैं, अभी ऊपर देखे हैं कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, यही 3 आयाम का वर्णन किया गया कि अगर ये तीनों आयाम बेस्ट है तो जो है यह क्या है, हेल्थ आयाम व्यक्ति को स्वस्थ बनाता है। ओके, स्वस्थ बनाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ जो है आपके स्वास्थ्य के आयाम हैं जो आपको स्वास्थ्य पर जो है निर्भर करता है कि स्वास्थ्य कब ठीक रहेगा कब नहीं ठीक रहेगा, समझ गए। तो इसके आयाम डायमेंशन में आध्यात्मिक भी आता है जिसको आत्मिक बोलते हैं, इमोशन भावनात्मक, राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल और व्यवसायिक मतलब ऑक्यूपेशनल या बिजनेस कहिए, ये सारे के सारे आयाम भी जो है आपके स्वास्थ्य के आयाम है। मतलब इन तीनों के अलावा इस सब भी आपके स्वास्थ्य को आयाम है, ये सब आपके स्वास्थ्य को क्या करता है, डायमेंशन मतलब एक आयाम तैयारी करता है कि अगर ये सब चीज़ें अगर होगा आपके आसपास बेहतर तो आपका स्वास्थ्य का क्षेत्र भी बेहतर रहेगा। ओके, स्वास्थ्य के कुछ आयाम निम्न प्रकार हैं, जैसे देखिए यहाँ पे पहला है शारीरिक, फिजिकल हेल्थ। अभी ऊपर बताए हैं फिजिकल, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक, ये तीनों हेल्थ WHO के द्वारा बताया गया आयाम है। उसके बाद कुछ और देखेंगे, जैसे शारीरिक फिजिकल हेल्थ है। ओके, व्यक्ति के अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के संकेत है अच्छी त्वचा, बाल चमकती हुई, आंखें स्वच्छ, नाखून स्वच्छ, तंदुरुस्त शरीर, अच्छी भूख होनी चाहिए, अच्छी पाचन शक्ति है, सक्रियता है आपके अंदर, संपूर्ण चेतना है, कॉन्शियस है, BP नॉर्मल है, रिस्पायरेशन ठीक है, तो यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य है। तो आप मानते हैं कि शारीरिक रूप से हम ठीक है। अगर आपका बाल कहीं ना कहीं गड़बड़ है, बाल वाइट है, सफ़ेद है, तो कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। त्वचा आपका रूखी सा बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तो यह भी समस्या, समझ गए। आंखें अगर सही नहीं है तो यह भी गड़बड़, स्वच्छ अगर नाखून नहीं है यह भी गड़बड़, तंदुरुस्त शरीर नहीं है तो यह भी गड़बड़, भूख अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं आपके अंदर बीमारी है कोई, समझ गए। पाचन अच्छा नहीं है तो यह भी गड़बड़ वाला बात है। आपका शरीर का एक्टिविटी नहीं है मतलब आप सैडनेस है, समझ गए। संपूर्ण चेतना, कॉन्शियस लेवल ठीक नहीं है मतलब आप शारीरिक रूप से आप थके हैं। BP नॉर्मल नहीं है, श्वसन दर नॉर्मल नहीं है, तो यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य को क्या करेगा, तय करेगा। अगर इन सब चीज़ों में गड़बड़ी आएगा, स्वस्थ नहीं होगा, तंदुरुस्ती नहीं होगा, तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होगा। तो फिजिकल हेल्थ बहुत ज़रूरी होता है आपके स्वास्थ्य के आयाम में, पहला हो गया। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का मतलब होता है कि आप मानसिक रूप से कितना मजबूत है, मानसिक रूप से कितना स्वस्थ है। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम होता है। शारीरिक स्वास्थ्य के समान ही आपके महत्वपूर्ण आयाम है मानसिक आयाम, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति, समझ गए। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं वही मानसिक आयाम, मानसिक स्वास्थ्य को पूरा करते हैं। जैसे
एक मानसिक रूप से स्वस्थ जो व्यक्ति होगा उसके अंदर भावनाओं पर नियंत्रण करने का कैपेसिटी होगा। वह अपने अंदर की कमियों को पहचानेगा और उससे जो है दूर करेगा। अपने अंदर के चीज़ों को ज्ञान होगा कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या गुण है, क्या अवगुण है, वही अंतर्दृष्टि होता है। जीवन का उसके अंदर एक लक्ष्य होगा, कोई ना कोई एक गोल के साथ आगे बढ़ेगा जो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। स्वयं निर्णय ले पाना, जो स्वस्थ होगा मानसिक रूप से वह खुद का निर्णय ले पाएगा। वह समस्या का भी अलग अलग समाधान करके समस्या को सुलझा लेगा। जीवन की चुनौतियों को सफलतापूर्वक सामना करेगा। तो यह एक जो है आपके मानसिक स्वास्थ्य आयाम, मानसिक स्वास्थ्य आपके स्वास्थ्य के आयामों को क्या करता है, पूरा करता है। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ है तो आपके अंदर ये सब लक्षण होगा और आप जो है मानसिक रूप से बेहतर स्वास्थ्य को फील कर पाएंगे। अगर आप मानसिक रूप से स्वास्थ्य नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं आपका जो डायमेंशन है, जो आयाम है, वह स्वास्थ्य को पूरा नहीं कर रहा है, आपका मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है। फिर आपका अगर मानसिक स्वास्थ्य लक्षण सही नहीं होगा तो आपके अंदर चिड़चिड़ा, टेंशन, दुख, समझ गए, भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, किसी के साथ समायोजन नहीं बन पाएगा, समझ गए, आप अपने चुनौतियों से पार नहीं पा सकते हैं, आपको अंदर खुद से निर्णय लेने में दिक्कत होगा, आपके अंदर क्या गुण है, अवगुण है, उस पर आपका काबू नहीं होगा, आप अपने अंदर के कमियों को नहीं ढूंढ पाएंगे, समझ गए। तो ये सारे चीज़ जो है एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति में होता है, बाकी स्वस्थ व्यक्ति ये सब होता है। ओके, तो मानसिक रूप से स्वास्थ्य ये भी आयाम को पूरा करता है। ओके, तीसरा है सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ। अब 3 तो यही हो गया WHO के अनुसार। तो सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब होता है कि व्यक्ति का समाज में समायोजित ढंग से जीवन जीना, अच्छा व्यवहार कौशल, आत्मविश्वास, अन्य से सहानुभूति रखना, पारिवारिक और सामाजिक भूमिका का सही से निर्वहन कर पाना, उसे सामाजिक स्वस्थ होने का संकेत है। माय डियर, सामाजिक स्वास्थ्य के संकेत होने का मतलब होता है कि आप अपने समाज में जो, चूँकि प्राणी जो है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहना ही है, चाहे वो शहर में रहे चाहे गांव में रहे, उसे अपने आसपास के समाज में रहना ही है। और वह अपने समाज में कितना ज़्यादा तालमेल बैठा के चलता है, कितना ज़्यादा बेहतर ढंग से चलता है, कितना वह दूसरों के लिए सोचता है, कितना अपनों के लिए सोचता है, कितना पर्यावरण के लिए सोचता है, यह सब के सब सामाजिक स्वास्थ्य को बनाता है, समझ गए। अगर आपसे आपके पड़ोस में हमेशा किसी से लड़ाई झगड़ा होते रहेगा तो आप अपने आसपास क्या होंगे, प्रेम नहीं, आप अपने आसपास दोस्त नहीं, दुश्मन को क्रिएट करते जाते हैं, तो वह आपके सामाजिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होता है, खतरनाक होता है। इसीलिए लोग कहता है कि जहाँ भी रहिए, जिस भी समाज में, मिलजुल के रहिए, एक दूसरे को मदद कीजिए, प्रेम बढ़ाइए, एक दूसरे के साथ में मदद करें, ताकि आपके कोई शत्रु ना बने, आपको भी समय पड़ने पर मदद करे। और यही आपका एक सामाजिक स्वास्थ्य होता है, समझ गए। साथ में आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, सबके साथ सहानुभूति रखते हैं, आत्मविश्वास रखते हैं, आप अपने व्यवहार कौशल के विरुद्ध पर्यावरण में एक दूसरे को मदद करने का प्रयास करते हैं, समाज में एक समायोजित ढंग से जीवन जीते हैं, वही हमारा सामाजिक स्वास्थ्य होता है। ऐसा ना कि समाज में दंगा फसाद करे, मारपीट करे, एक दूसरे के साथ गाली गलौज करे, समझ गए, पर्यावरण को दूषित करे, अपने घर में ही अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, समझ गए। तो ये सब एक सामाजिक स्वास्थ्य, हेल्दी सोशल का जो है लिए अच्छा नहीं रहता है, समझ गए। तो यह तीसरा सोशल हेल्दी हो गया और यह एक अच्छे सामाजिक होने का, अच्छे सामाजिक स्वास्थ्य होने का संकेत देता है। चौथा है, कहता है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब होता है तनाव व दबाव का निवारण कर पाना, नैतिक मूल्यों को पालन करना, आत्मचिंतन, जीवन का दर्शन विकास इत्यादि स्वास्थ्य को आध्यात्मिक आयाम है। स्वास्थ्य के आध्यात्मिक आयाम का मतलब होता है कि आप अपने अंदर आ रहा जो भी दबाव तनाव है उसको कितना ज़्यादा निवारण कर पा रहे हैं, समझ गए। आप अपने मोरल जो नैतिकता है, जो मूल्य है, उसको आप कितना पालन करते हैं अपने नियम के, समझ गए ना। आप अपने आत्मचिंतन, खुद के चिंतन कितना करते हैं, अपने जीवन में का दर्शन, अपने जो जीवन का जो आपका दर्शन है उसका विकास कैसे, मतलब एक प्रकार से आध्यात्मिक हेल्थ, आध्यात्मिक रूप से आपका स्वास्थ्य जो है, आध्यात्मिक जो आयाम होता है, यह भी आपके स्वास्थ्य के एक आयाम को बनाता है, समझ गए। अब है हमारा लास्ट वाला है 5वां, व्यवसायिक आयाम। व्यवसायिक आयाम का मतलब होता है कि सफल प्रोफेशनल जीवन भी स्वास्थ्य का एक आयाम माना जाता है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर जीवन की सभी ज़रूरतें पूर्ण कर पाना व समाज हेतु प्रोडक्टिविटी लाइफ जीना इत्यादि व्यवसायिक स्वास्थ्य के संकेत है।
अब व्यावसायिक स्वास्थ्य का आयाम का मतलब ये नहीं होता है कि दुकान खोल के बैठ जाए, बिजनेस करे तो यह व्यावसायिक आयाम होता है। व्यावसायिक आयाम का मतलब होता है कि आप अपने प्रोफेशनल जीवन में, समझ गए, प्रोफेशन जो आपका प्रोफेशन है उस प्रोफेशन में आप कितना ज़्यादा संतुष्ट है, कितना ज़्यादा जो है सफल है, यह भी एक प्रकार का व्यावसायिक आयाम है। जैसे आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुख रहते हैं, आप अपने पद को लेकर, आप अपने प्रतिष्ठा को लेकर, आप अपने कामों को लेकर अगर बहुत ज़्यादा दुखित रहते हैं तो यह स्वास्थ्य के आयाम में नहीं आता है। अगर आपका स्वास्थ्य के आयाम में व्यावसायिक आयाम अगर बेहतर रहता है, मीन्स आपका प्रोफेशन आपका संतुष्टि बनता है, प्रोफेशन आपको जीवन में बेहतर एक राह दिखाता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, जीवन की सभी ज़रूरतों को पूरा करना हो, या फिर आप अपने प्रोफेशन के माध्यम से प्रोडक्टिविटी लाइफ, मतलब किसी को एक ऐसा लाइफ देते हैं जिससे आपके अंदर एक संतुष्टि आता है, तो वही स्वास्थ्य संकेतक होता है। जैसे आप नर्स है तो आपका प्रोफेशन क्या हो गया, नर्सिंग, समझ गए, व्यवसाय आपका क्या है, नर्सिंग। अब आप नर्स के रहते हुए, नर्स के पद पर रहते हुए अगर आप अपने आत्मनिर्भर है, उससे संतुष्ट है, इतना आपको पैसे सैलरी मिल रहा है जिससे आप जीवन अच्छे से जी सकते हैं, आप उससे संतुष्ट है, आप अपने स्टाफ नर्स के पद पर है उस पद से संतुष्ट है, यानी आप अपने प्रोफेशनल जीवन में भी संतुष्ट है, तो यही एक व्यावसायिक आयाम हो जाता है। बहुत लोग जो है मानसिक रूप से इस चीज़ से सोचते सोचते पीड़ित हो जाते हैं कि मैं इतना मेहनत किया और आज चपरासी बन के रह गए हैं, हम इतना काम करते हैं लेकिन पैसा हमको 18-20 हज़ार मिल है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ना किसी को कुछ दे पा रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं व्यावसायिक आयाम भी जो है स्वास्थ्य का एक बेहतर आयाम होता है। तो इस प्रकार से आपका आयाम यहाँ पे समाप्त होता है। अब यहाँ पे आता है निर्धारक तत्व, हेल्थ डिटर्मिनेंट। हेल्थ डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसे तत्व है, कुछ ऐसे आपके आसपास या आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में तत्व है जो आपके स्वास्थ्य को सीधा सीधा निर्धारित करता है कि अगर इन सब चीज़ों को आप बेहतर बनाएंगे तो स्वास्थ्य जो है आपका, हेल्थ जो है वह सही रहेगा। अगर ये सब चीज़ गड़बड़ है तो आपका हेल्थ भी जो है गड़बड़ होगा। यानी सीधा सीधा इन सब चीज़ों के द्वारा आपके हेल्थ को निर्धारण किया जाता है कि अगर इन सब चीज़ों बेहतर रहेगा तो आपका हेल्थ बेहतर रहेगा, अगर ये सब तत्व गड़बड़ है तो आपका हेल्थ गड़बड़ रहेगा। समझ गए? चलिए, तो देखिए कौन सा तत्व है जो आपके हेल्थ को सीधा सीधा निर्धारित करता है। वे कारक जो स्वास्थ्य स्तर को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकार से प्रभावित करते हैं, मीन्स वही है गड़बड़ करते हैं, स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व कहलाते हैं। व्यक्ति का स्वास्थ्य इन सभी कारकों की अंतरक्रिया, इंटरेक्शन का परिणाम है, जिससे आपके स्वास्थ्य इन सब चीज़ों के बदौलत सही रहेगा और अगर गड़बड़ होगा तो गड़बड़ होगा। यही हेल्थ को निर्धारित करता है। चलिए अब कौन कौन से तत्व है देखते हैं। पहला पॉइंट है आनुवांशिकता, हेरिडेटरी। पहला तो है आनुवांशिक चीज़ें हैं जो आपके हेल्थ को निर्धारित करता है। अब आनुवांशिकता में आता है क्रोमोसोमल बेस्ड, जैसे डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चा, समझ गए, क्रोमोसोमल डाउन सिंड्रोम होता है ना। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, बच्चा का जो है मंगोलवाद जिसे कहते हैं, मुंह नाक जो है छोटा छोटा, सर बड़ा हो जाएगा, हाथ पैर छोटा छोटा, बॉडी फूला हुआ, तो यह आनुवंशिकता का जो है या और सारे जो है डिजीज होते हैं, आप लोग पढ़िएगा सेकेंड ईयर में। आनुवंशिकता के कारण मेंटल रोग भी हो जाता है। तो आनुवंशिकता आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, सीधी सीधी बात निर्धारित करता है। दूसरा है वातावरणीय कारक। वातावरणीय मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब मान गए जल है, भोजन है, हवा है, सब तो वातावरण से ही प्राप्त करते हैं। इकोसिस्टम है, सामाजिक वातावरण है, ये सब हमारे वातावरणीय कारक ही हैं। अगर इन कारकों पे किसी प्रकार के प्रभाव पड़ेगा तो आपके हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर ये सब कारक आपके बेहतर है तो मतलब आपके स्वास्थ्य को भी निर्धारित अच्छा करेगा। तो ये सब चीज़ें होता है। तीसरा है यहाँ पे जीवन शैली, लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल भी आपके स्वास्थ्य को सीधा सीधा क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे रहन सहन का तरीका, भोजन, नींद, आराम, शारीरिक गतिविधियाँ। आपके जीवन शैली कैसा है यह आपके जो है स्वास्थ्य को सीधा सीधा चैलेंज करता है, निर्धारित करता है। अगर आपका रहन सहन यानी भोजन, नींद, आराम, शारीरिक गतिविधि ये सब अगर बढ़िया है तो आपका लाइफ स्टाइल में स्वस्थ रहेंगे आप और स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। सामाजिक आर्थिक कारक। सामाजिक आर्थिक कारक का मतलब है कि आप कौन सा काम करते हैं, आपका एजुकेशन कितना है, आर्थिक स्तर कैसा है, यह सब व्यक्ति को सामाजिक में क्या करता है, सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। जैसे कोई बहुत अच्छे शिक्षा लेकर भी बेरोजगार हो जाता है तो क्या होता है, व्यक्ति पागल हो जाता है। समझ गए? किसी का व्यवसाय बढ़िया से चल रहा है तो बहुत खुश रहता है वो। किसी का स्वास्थ्य व्यवसाय बढ़िया से नहीं चल रहा है, मतलब उसके कर्म, उसके प्रतिष्ठा के हिसाब से उसे काम नहीं मिल रहा है, उससे योग्यता के अनुसार उसका व्यवसाय एक्युपेशन नहीं मिल रहा है,
तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। आर्थिक स्थिति वही है कि अगर व्यक्ति का आर्थिक स्थिति सही है तो बिल्कुल मस्त रहता है, अगर पैसे आमदनी है तो ठीक है, अगर आमदनी नहीं आते रहता है तो व्यक्ति परेशान भी हो जाता है। समझ रहे हैं। पाँचवा है राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था का मतलब होता है कि आपके क्षेत्र में जो राजनीति का व्यवस्था है वो कैसा है, क्या आपके आसपास लोगों के लिए राजनीतिक व्यवस्था ऐसा मजबूत है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा है, कुछ नीतियाँ ऐसा है जो आपको बेहतर स्वास्थ्य प्रोवाइड कराता है। वह राजनीतिक व्यवस्था भी जो है आपको क्या करता है, स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। अगर आपके राज्य में, आपके एरिए में स्वास्थ्य राजनीतिक व्यवस्था सही नहीं है, नेता सही नहीं है, तो फिर जो है हेल्थ में वही जो है आना जाना लगा रहेगा, लेकिन कुछ होगा नहीं, वहाँ का नीति भी खराब रहेगा। समझ गए। इन सब चीज़ों से सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा का तंत्र कैसा है, अगर ये बढ़िया है तो आपके आसपास ही बढ़िया सरकारी में जो है इलाज मिल जाएगा। संबंधित निर्णय, बहुत सारे चीज़ होते हैं जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित निर्धारित करते हैं। यहाँ पे है छठा है स्वास्थ्य सेवा से संबंधित। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है, वह सभी स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। जैसे आपको राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में पता है तो आप उसका लाभ ले सकते हैं, आप अपने स्वास्थ्य को अच्छे कर सकते हैं। रोग नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में पता है तो इससे रोग नियंत्रण होगा। माता व शिशु को संबंधित कार्यक्रम के बारे में बताना। टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में पता है तो टीकाकरण लेके आप अपने स्वास्थ्य को अच्छे निर्धारित कर सकते हो। समझ गए। रोकथाम सेवा मतलब रोकथाम कर सकते हो बीमारियों का। स्वास्थ्य प्रोत्साहन सेवाएं, जिसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रोत्साहन दिया जाता है। तो यह सब स्वास्थ्य सेवा है जो क्या करता है, आपके हेल्थ को डिटर्मिनेंट्स करता है, निर्धारित करता है। समझ गए ना। सातवां है अन्य कारक। कुछ अन्य कारक भी होते हैं, जैसे आपके क्षेत्र में रोजगार के अवसर कैसा है। अगर बढ़िया है, पैसे आता रहेगा तो थोड़ा भी बीमारी होगा तुरंत जाके हम दिखाएंगे और ठीक हो जाएंगे। अगर नहीं रोजगार रहेगा तो फिर सोचेंगे, बीमारी लेकर झेलेंगे। समझ गए। परिवार कल्याण कार्यक्रम, गरीबी निवारण के उपाय, ये सब चीज़ें अगर आपके आसपास है तो फिर स्वास्थ्य बढ़िया से निर्धारित होगा। अगर ये सब चीज़ आपके पास नहीं है तो यही एक कारक है जो आपके स्वास्थ्य को निर्धारित करेगा और आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा। समझ गए। तो इस प्रकार से ये सातों कारक जरूर याद रखिएगा। मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया। अब रिकॉर्ड हो, दोनों को सिद्धांत सेम तरीका से होता है जो कि मैं पहले रिकॉर्ड वाला में बता चुका हूँ। आज हम देखेंगे रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट के क्या उद्देश्य होते हैं, मतलब किस पर्पज से रिपोर्ट बनाया जाता है और रिपोर्ट का कितने प्रकार होते हैं। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला यहाँ पे है कि किसी मरीज को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य देखभाल से संबंध में स्वास्थ्य कर्मियों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान रिपोर्ट कहलाती है तथा यह प्रक्रिया रिपोर्टिंग कहलाती है। यह मौखिक या लिखित दोनों ही रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। देखिए, अक्सर यह देखने को मिलता है, क्योंकि हम हेल्थ के लिए पढ़ रहे हैं, नर्सिंग क्षेत्र हेल्थ के सेक्टर है, तो यहाँ पे आप कहीं भी अस्पताल में काम करेंगे, चाहे छोटा हो या बड़ा अस्पताल, तो वहाँ पे जो भी आप किसी भी मरीज के रिलेटेड आप जो भी सूचना आप लिखेंगे उसको आपको कहीं ना कहीं किसी के पास भेजना होगा। तो ये जो सूचना होता है जो किसी के सामने आप दिखाने के लिए जो है लिखते हैं, तो यही जो है रिपोर्ट कहलाता है। और यह प्रक्रिया दूसरे के सामने में आदान प्रदान करने की प्रक्रिया रिपोर्टिंग कहलाती है। मतलब सूचनाओं को इधर से उधर भेजने की जो प्रक्रिया है यही रिपोर्टिंग कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई पेशेंट भर्ती है आईपीडी में, समझ गए ना, इन पेशेंट में। अब वो पेशेंट को जो है क्या हो गया कि अचानक से पेशेंट का तबीयत ख़राब हो गया और ओपीडी भी नहीं जो है अलग चल रहा है। तो अक्सर होता यह है कि जो डॉक्टर के विजिट के समय होते हैं वो सुबह शाम होते हैं, बाकी के समय उनके पास जो है नर्स रहती है देखभाल के लिए, और बीच में जो समय होता है वह ओपीडी का दिन का समय होता है। तो ऐसे में होता यह है कि जब पेशेंट को ज़रूरत हो या ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है तो वैसे स्थिति में जो पेशेंट का जो भी सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, उसका जो फाइल तैयार हुआ है रिकॉर्ड का, तो उस रिकॉर्ड में जो भी सूचना होता है वही सूचना रिपोर्टिंग कहलाता है, रिपोर्ट कहलाता है, जिसमें बना हुआ होता है। अब ये चीज़ें किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है। हम हेल्थ की बात करते हैं, कहीं और डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो आप लोग को पता होगा कि रिपोर्ट सबमिट किया जाता है। जैसे मानिए आज जो है ओपीडी में, मतलब बाहर से पेशेंट दिखाने आया एक विभाग में 50%। अब 50 पेशेंट आया तो उसका हम जो रिकॉर्ड बनाए हैं, जो रजिस्टर है, वहाँ पे 50 पेशेंट का हम एंट्री किए हैं। तो रिकॉर्ड वह हो जाएगा जो हम उसको बनाकर, वो अगर रजिस्टर फुल हो जाता है तो उसको हम अच्छे तरीक़ा से कहीं पे रख देंगे एक फाइल की तरह, तो वो हमारा रिकॉर्ड सेव होकर रख जाएगा, जब भी ज़रूरत होगा हम उसका उपयोग करेंगे। लेकिन रिपोर्ट होता है कि मानिए एक दिन में 50 पेशेंट आया, 50 पेशेंट का डिटेल आया, ठीक है। अब एक अस्पताल, बड़ा सा अस्पताल है, उसमें अनेकों विभाग हैं, तो जो जहाँ पे मेन ऑफिस होता है वह जो है अपने जितने भी आज के डेट में ओपीडी देखा गया सबका रिपोर्ट मांगता है कि भाई
आज के डेट में अलग अलग विभाग में कितने मरीज देखे गए हैं सबको इकट्ठा रिपोर्ट हमको दो, तो सभी विभाग अपना अपना रिपोर्ट भेजता है, मीन्स क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, आदान प्रदान करता है अपने सूचनाओं को जो मरीज से संबंधित होता है। जैसे 50 मरीज आया, 50 मरीज क्या क्या सेवा लिया, क्या चीज़ का ट्रीटमेंट हुआ, सब लिखा होता है। तो रिपोर्ट के माध्यम से व्यक्ति आगे भेज देता है और सबको इकट्ठा करके वह ऑफिसर को दिखाता है कि हाँ आज के डेट में इतना पेशेंट आया है, इतना रिपोर्ट बना है। तो यही सूचना होता है। रिपोर्ट एक प्रकार के सूचना की तरह होता है जो क्या होता है कि मरीजों से रिलेटेड होता है, और मरीज से रिलेटेड जो होता है तो यह एक से दूसरे कर्मचारी के बीच में, नर्स हो या अन्य सदस्यों के बीच जो स्वास्थ्यकर्मी हो उनके बीच में इस सूचनाओं को जो है आदान प्रदान ही रिपोर्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे किसी पेशेंट का डिटेल जो है नर्स डॉक्टर के पास भेजती है किसी 4th ग्रेड कर्मचारी के थ्रू, तो वो जो सूचना भेजती है वही क्या होता है, रिपोर्ट होता है। समझ गए चीज़ को। और रिकॉर्ड क्या होता है, तो रिकॉर्ड एक आंकड़ा होता है जो किसी न किसी फाइल में तैयार करके रखा जाता है जिसका इस्तेमाल बरसों बाद भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन रिपोर्ट जो होता है वह डेली बाय डेली रिपोर्ट जो है बनते रहता है। ठीक है, और ये सारे रिपोर्ट एक तरीक़ा से कह सकते हैं कि सारे रिपोर्ट का कलेक्शन एक रिकॉर्ड होता है। समझ रहे चीज़ को। चलिए अब यहाँ पे यह जो रिपोर्ट होता है और इन्हीं सब चीज़ों को जो प्रक्रिया होता है रिपोर्टिंग कहलाता है। ठीक है, रिपोर्ट के सारे प्रक्रिया ही रिपोर्टिंग कहलाता है। अब यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश में देखिएगा। बाकी देखिए यह मौखिक या लिखित दोनों ही रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब किसी भी मरीज का जो रिपोर्ट होता है, जो उससे रिलेटेड जो भी सूचना है, डॉक्टर के सामने या मौखिक रूप से आप भेज सकते हैं या रिटेन रूप में, दोनों रूप में जो है प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। या नर्स चाहेगी तो सीधा जाएगी, बताएगी डॉक्टर को कि हेलो सर, आज इतने नंबर बेड का पेशेंट का ये हालात है, पहले से बिगड़ गया है। ठीक है, तो डॉक्टर उसको आकर देखेंगे। या एक ऐसा होगा जो उसके पुर्जा के साथ में, उसके सारे डिटेल के साथ में जो है पेशेंट को भेजा जाता है डॉक्टर के साथ में, तो लिखा हुआ रहता है उस पर सब चीज़। तो यही कहता है रिपोर्ट लिखित या मौखिक दोनों रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, चीज़ों को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये रिपोर्ट का क्या उद्देश्य होता है, मतलब ये रिपोर्ट मतलब ये सूचनाओं को एक से दूसरे स्टाफ के बीच में आदान प्रदान करने का, जैसे नर्स से डॉक्टर, डॉक्टर से ऊपरी ऑफिसर, ठीक है, तमाम तरीके के स्टाफों के बीच में जो आदान प्रदान किया जाता है, इसका क्या उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए तो चलिए ये जो रिपोर्ट लेखन है इसके निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं, मतलब रिपोर्ट लिखने का अनगिनत उद्देश्य हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। रिपोर्ट के द्वारा मरीज की परिपूर्ण देखभाल की जाती है। अब रिपोर्ट के माध्यम से किसी पेशेंट के हर एक समय समय पर जो है रिपोर्ट को आप डॉक्टर को बताते हैं, मतलब उसकी स्थिति। देखिए रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट एक प्रकार से स्टेटस है, रिपोर्ट एक प्रकार से जो है आपका सूचना है। ठीक है, जो मरीज के बारे में, उसके देखभाल के बारे में बताता है, और यह टाइम टू टाइम, समय समय पर रिपोर्ट जो है डॉक्टर को बताना पड़ता है। ठीक है, डॉक्टर कहते हैं कि जैसे टेम्परेचर चार्ट बनाइए, तो टेम्परेचर चार्ट क्या हो गया, पेशेंट का हर एक समय समय का स्टेटस होता है। दिन में 3 बार अगर चेक करना है तो तीनों बार का वह टेम्परेचर का स्टेटस होगा, और 6 दिन तक लगातार चेक करना है तो 6 दिन तक चेक करके और डॉक्टर को रिपोर्ट बताते हैं। तो यह एक प्रकार से मरीजों के बारे में एक प्रकार से सूचना होता है, मरीज से जुड़ी हुई स्वास्थ्य समस्या के बारे में सूचना, या इसको स्टेटस कह सकते हैं कि उस समय क्या है पेशेंट का स्टेटस। ठीक है, तो ही कहता है रिपोर्ट के द्वारा मरीज की परिपूर्ण देखभाल की जाती है, यह इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट होता है कि रिपोर्ट के द्वारा मरीज की संपूर्ण जानकारी एक दूसरे को आसानी से दी जा सकती है। बिल्कुल सही है, रिपोर्ट के जरिए मरीज की संपूर्ण जानकारी एक दूसरे स्टाफ्स को आसानी से दिया जा सकता है। रिपोर्ट से हमें आपूर्ति तथा उपकरण से संबंधित समस्याओं की जानकारी मिलती है। रिपोर्ट करने से हमें यह भी मिलता है कि कितना हमारे पास जो है उपकरण है और कौन कौन से उपकरण की जो है दिक्कत है, मतलब इक्विपमेंट में, इससे भी पता चलता है। चूँकि रिपोर्ट में कितना आपके पास से रिसोर्सेज है, ये सारा के सारा जो है इस सब का रिपोर्ट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिपोर्ट के द्वारा किसी भी प्रकार की गलती होने की संभावना कम हो जाती है। अब रिपोर्ट के माध्यम से मान गए पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ, जटिलता आया, तो तुरंत डॉक्टर को सूचित करेंगे, तो इससे होता है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा गलती होने की संभावना कम हो जाती है। रिपोर्ट स्वास्थ्य टीम के बीच संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण साधन है। रिपोर्ट जो होता है यह अन्य स्वास्थ्य टीमों सदस्यों के बीच जो है एक सूचनाओं को भेजने का, आदान प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। रिपोर्ट से हमें यह पता चलता है कि कौन सी प्रक्रिया सही है और कौन सी गलत है। अब रिपोर्ट हमें यह भी बताता है कि कौन सी काम हम गलत तरीके से कर रहे हैं और कौन सी काम हम सही तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, रिपोर्ट के द्वारा जो है दवाइयाँ या उपचार के दोहराव को रोका जा सकता है। रिपोर्ट के द्वारा किसी मरीज को एक ही दवाई को डबलिंग होने से, दोहराने से बचा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिपोर्ट के द्वारा मरीजों की समस्या का समाधान किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, रिपोर्ट के जरिए आप मरीज का जो भी समस्या है उसको आसानी से सुलझा सकते हैं, समाधान कर सकते हैं।
हैं, ठीक है। 9वां नंबर का है, देखिएगा कि रिपोर्ट स्वास्थ्य दल के सदस्यों द्वारा किए गए कार्यों को दर्शाता है। अब रिपोर्ट जो होता है कितने मरीज को, जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक दिन में 50 मरीज आया, तो कहीं ना कहीं आप 50 मरीज का एंट्री किए हैं अपने रजिस्टर में, तो आपके काम क्या हुआ कि आपने आज दिन भर में 50 पेशेंट को एंट्री किया है, तो यह आपके काम को भी दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि 10वां नंबर का है कि रिपोर्ट द्वारा जो है मरीजों की सेवा व देखभाल की योजना बनाई जा सकती है। जो रिपोर्ट होता है उसके जरिए मरीज की सेवा तो किया ही जाएगा, साथ में उसके देखभाल कैसे करना है इसका प्लानिंग यानी योजना भी बन सकता है। तो इस प्रकार से यह उद्देश्य हो गया किसका, रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव्स या इसको पर्पज जो भी कीजिए कि आखिर रिपोर्ट का क्या जो है काम है, ये आपको उद्देश्य के माध्यम से बता दिया गया है। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप लोग इंग्लिश वाले इसको अच्छे से PDF पढ़ लीजिएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी अब हम चलते हैं रिपोर्ट के प्रकार की तरफ। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि रिपोर्ट के क्या प्रकार होता है, ठीक है। तो रिपोर्ट के प्रकार हम लोग को बताना है। देखिए रिपोर्ट के बहुतों तरीके से आप रिपोर्ट को प्रस्तुत कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, बट कुछ महत्वपूर्ण प्रकार है जिसको चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए तरीका पूछेगा, बे पूछेगा तो हम लोग जानते हैं कि रिपोर्ट प्रस्तुत करने का 2 ही तरीका है, एक तो रिटन माध्यम से लिखने वाला विधि से, और एक ओरल मतलब सीधे कह देना, ये ओरली हो जाता है। तो ये 2 तरीके से हम जो है रिपोर्ट को प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रकार में देख लीजिए, तो पहला है रिटेन रिपोर्ट। रिटेन रिपोर्ट वही है कि यह स्वास्थ्य दल के सदस्यों के बीच दी जाती है तथा उच्च अधिकारियों को भी भेजी जाती है, जैसे स्टाफ नर्स से हेड नर्स से नर्सिंग अधीक्षक, और नाइट रिपोर्ट आदि। जैसे नाइट शिफ्ट चलता है, डे शिफ्ट चलता है, इवनिंग शिफ्ट चलता है, 3 शिफ्ट चलता है हॉस्पिटल में। तो ऐसे में नाइट में कितना मरीज आया, कितना भर्ती हुआ, किसको क्या जो है दवाई चला, ये नाइट का रिपोर्ट जो है, जो नाइट में जब किसी का नर्स का डे ख़त्म होता है ड्यूटी, तो वह सुबह जाते जाते जो है वो नर्सिंग हेड को अपना रिपोर्ट भेजती है, ठीक है। तो वही क्या होता है, जो सूचना भेज देती है वही जो है क्या कहलाता है, लिखित रिपोर्ट, जो लिखा हुआ टर्म में होता है, जो स्वास्थ्य दलों के बीच उच्च अधिकारियों को भी भेजा जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, यही आपके लिखित रिपोर्ट होते हैं जिसमें लिखित सूचना होता है। दूसरा है मौखिक रिपोर्ट। मौखिक रिपोर्ट का मतलब होता है कि ओरल रिपोर्ट। ओरल रिपोर्ट मतलब यह मौखिक रूप से दिया जाता है रिपोर्ट। यह रिपोर्ट नर्स द्वारा डॉक्टर व उच्च अधिकारियों को वार्ड में राउंड के समय दी जाती है। जैसे रोगी की रिपोर्ट, जैसे वार्ड में डॉक्टर सुबह शाम विजिट करने आते हैं, देखने आते हैं, ठीक है। तो उस समय जो है मरीजों के बारे में डॉक्टर को सिर्फ ओरली मतलब मुंह से द्वारा कहना ही जो है मौखिक रिपोर्ट कहलाता है, जो नर्स के द्वारा डॉक्टर को वार्ड के विजिट करते समय बताया जाता है। और यह जो मुंह के द्वारा बताया जाएगा, जो कह के बताया जाएगा, वही ओरल मतलब मौखिक रूप से रिपोर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो भी डॉक्टर के बाद जो भी नर्स के जो है डॉक्टर पेशेंट के बारे में डॉक्टर को बताती है बाई ओरल, वही मौखिक रिपोर्ट होता है, ठीक है। तीसरा है टेलीफोनिक रिपोर्ट। अब आप लोगों को पता है कि रिपोर्ट अगर हमें मान गए कहीं, जैसे एक अस्पताल में 4 बिल्डिंग है अलग अलग, अब पहले वाले बिल्डिंग से सूचना जो है सबसे लास्ट वाले बिल्डिंग को देना है, तो क्या हम चल के जाएंगे, तो हम टेलीफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और रिपोर्ट के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो यह जो है प्रत्यक्ष द्वारा या अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाने वाला एक रिपोर्ट होता है, जो उच्च अधिकारियों को और अन्य नर्सिंग दल और अन्य स्वास्थ्य टीम को दिया जाता है, ठीक है। जो रोगी के किसी भी समान या असमान स्थिति के बारे में हो सकती है, जैसे रोगी की चिकित्सा संबंधी दिशा निर्देश डॉक्टर से लिए वह दिए जा सकते हैं। जैसे मान गए डॉक्टर अभी उपस्थित नहीं है, ठीक है, और वार्ड में हम जो है ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर मान गए कोई ऐसा चीज़ें हुआ पेशेंट के साथ जो असमान है, ठीक है, या समान भी है, तो जो नर्स होती है डॉक्टर का नंबर आता है, डॉक्टर उसको देते हैं, कहते हैं कोई भी अगर ज़रूरी पड़ेगा तो आप हमसे कंसल्ट कीजिएगा। तो उस समय जब ज़रूरी पड़ता है, रात को मान के 2 बजे पेशेंट को अचानक से दिक्कत हुआ, तो ऐसे में डॉक्टर नर्स जो है तुरंत डॉक्टर से संपर्क करती है कि सर क्या करें, अभी तत्काल में आप तब तक आइएगा, तब तक हम क्या करें, बताइए, ऐसा ऐसा समस्या है। तो जो भी बाई टेलीफोनिक जो चीज़ें होगा, रिपोर्ट दिया जाएगा पेशेंट के स्टेटस के बारे में डॉक्टर को, वही जो है आपका टेलीफोनिक होता है। और यह डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट ही होगा। टेलीफोनिक हम इनडायरेक्ट ही करते हैं ना, हमारे सामने कोई थोड़ी ना होता है, अगर सामने रहेगा तो हम टेलीफोन क्यों करेंगे, तो यह अप्रत्यक्ष होता है। चौथा है इंसिडेंट रिपोर्ट। इंसिडेंट रिपोर्ट का मतलब होता है कि यह ऐसा रिपोर्ट होता है जो अचानक या इंसिडेंट मतलब हुए घटनाक्रम को बताती है। यह रिपोर्ट हमेशा लिखित रूप में पेश की जाती है, जैसे रोगी की नर्स से कहा सुनी, रोगी को पलंग से गिरकर या अन्य किसी वजह से वार्ड में चोट लग जाना आदि। अब एक घटना रिपोर्ट का मतलब होता है कि हेल्थ सेक्टर में चाहे मरीज के देख रेख में लापरवाही हो, चाहे देख रेख में कोई भी घटना जो हो गया हो, तो इन सब का रिपोर्ट जो होता है वह
सिर्फ और सिर्फ घटना वाला रिपोर्ट मुंह से नहीं कहा जाता है, इसका लिखित रूप में देना पड़ता है कि आखिर पेशेंट के साथ ऐसा क्यों हुआ, आपने कहाँ थी जो पेशेंट जो है बेड से गिर गई या पेशेंट रूम से बाहर चला गया, आप कहाँ थी, तो इसका रिपोर्ट जो है देना पड़ता है। तो यह रिपोर्ट हमेशा जो है क्या होता है, जो भी घटना वाला रिपोर्ट होता है यह ओरली नहीं दे सकते हैं, हमेशा रिटन में ही देते हैं। ठीक है, तो यह जो है घटना रिपोर्ट इंसिडेंट रिपोर्ट होता है। ठीक है, पाँचवा में है ट्रांसफ़र रिपोर्ट। ट्रांसफ़र रिपोर्ट का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत रोगी को दूसरे यूनिट या वार्ड में भेजना और दूसरी नर्स द्वारा उसे यूनिट या वार्ड में प्राप्त करना शामिल है। यह रिपोर्ट फ़ोन द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा दी जाती है। जैसे मान गए कोई ईएनटी का पेशेंट है, ठीक है, ईएनटी का पेशेंट है, लेकिन उसको अचानक से वोमिटिंग होने लगा, तो वह केस बन गया क्या चीज़ का, मेडिसिन का। तो अब मान गए उससे अब ज़्यादा दिक्कत तो वोमिटिंग से होने लगा, जो पहले से ईएनटी विभाग में अगर वह शिफ्ट है, तो ऐसे में जो नर्स ईएनटी वाली होगी वो क्या करेगी कि वह मेडिसिन से संपर्क करेगी और पेशेंट के बारे में सब डिटेल बताएगी, और यही जो डिटेल बताएगी बाई टेलीफोनिक, यह क्या हो जाएगा, रिपोर्ट देना हो जाएगा। अब ये बताएगी तो कहेगी कि हम भेज रहे हैं, यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप इसको रिसीव कर लीजिएगा। और जब वो भेजती है, चूँकि वो बाई टेलीफोनिक बताई हुई है, तो वहाँ पे जाती है जो मेडिसिन विभाग में नर्स है उसके पास, तो वो रिसीव कर लेती है। तो यह बाई टेलीफोनिक भी हो सकता है या फिर वो जो है किसी और माध्यम से या किसी व्यक्ति के थ्रू में होता है। जैसे वार्ड बॉय के साथ में पेशेंट को दूसरे वार्ड में भेज दिया जाएगा, वहाँ पे वार्ड बॉय अपना सारा कागज़ लेकर दूसरे वार्ड में जाएगा पेशेंट के साथ में, और वहाँ पे उसे शिफ्ट करा के और वह वार्ड बॉय आता है। तो ऐसे में होता यह है कि जो भेजती है और जो प्राप्त करती है पेशेंट को एक दूसरे यूनिट में, तो ये सब के सब या तो फ़ोन के जरिए या किसी व्यक्ति के माध्यम से ट्रांसफ़र होता है, और यह रिपोर्ट जो दिया जाता है यह ट्रांसफ़र रिपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये पाँचवा हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं छठा है मूल्यांकन रिपोर्ट, इवैल्यूएशन रिपोर्ट। इवैल्यूएशन रिपोर्ट का मतलब होता है कि यह रिपोर्ट छात्रों से संबंधित जानकारी भेजने हेतु तैयार की जाती है। जैसे हेड नर्स द्वारा नर्सिंग छात्रों की मानसिक मूल्यांकन रिपोर्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग की परिचर्या को प्रत्येक माह भेजी जाती है। इवैल्यूएशन रिपोर्ट या तो छात्र से रिलेटेड भी हो सकता है या कर्मचारी के कामों से रिलेटेड भी हो सकता है, मतलब आकलन, एक मूल्यांकन कि कैसा काम हुआ है, छात्र है तो उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो इस सब जो रिपोर्ट होता है यह उच्च अधिकारियों को, उच्च जो है नर्सिंग है तो उच्च नर्सिंग अधिकारी को, स्वास्थ्य है तो स्वास्थ्य में उच्च अधिकारी को, ठीक है। इसी तरीके से यह रिपोर्ट जो है उच्च अधिकारियों को भेजा जाता है, जिससे उसके क्या होता है कि उसका मूल्यांकन का पता चलता है, ठीक है, उसके मेहनत का, उसके कामों का पता चलता है मूल्यांकन रिपोर्ट के जरिए, ठीक है। तो यह छठा बहुत बार एग्जाम में कि डिजीज साइकिल के बताइए, रोग चक्र के बारे में बताइए। मेरे डियर, चक्र का मतलब होता है कि अपने पथ पर हमेशा जो है चलते रहना, चक्कर काटते रहना, यही चक्र होता है, ठीक है। जैसे यहाँ है कोई व्यक्ति, यहाँ आया, फिर यहाँ से फिर यहाँ आया, फिर अपनी जगह पर यहाँ आया, और फिर से पुनः प्रारंभ किया, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, मतलब यह चक्र हो रहा है, ठीक है। जो पुनरावृत्ति जो होता है ना, रिपीटेशन, उसी को हम लोग साइकिल कहते हैं, चक्र कहते हैं, ठीक है। तो आज हमको डिजीज कहना, डिजीज साइकिल, रोग चक्र और इसके विभिन्न स्टेज के बारे में बताना है, ठीक है। इसके विभिन्न रोग चक्र के अवस्था के बारे में बताना है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि डिजीज साइकिल क्या होता है, रोग चक्र क्या होता है। मेरे डियर, संक्रामक रोगों कम्युनिकेबल डिजीज के दौरान कुछ अवस्थाएं पाई जाती हैं जो कि क्रमिक रूप से घटित होती है। देखिए, जब कोई व्यक्ति में कोई संक्रामक कम्युनिकेबल डिजीज होता है तो उस दौरान उसके शरीर में कोई अवस्था या स्टेज जरूर पाया जाता है जो एक स्टेप बाय स्टेप यानी क्रमिक रूप से घटित होते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे रोगजनक कारक जो रोग उत्पन्न करता हो वो कारक शरीर में प्रवेश कर वृद्धि करते हैं एवं वहाँ उत्कों को क्षति पहुँचाते हैं। स्टेप बाय स्टेप कैसे चलता है कि जैसे जो सूक्ष्म जीव है जो रोग उत्पन्न करने वाला हो, यह कारक शरीर में प्रवेश करता है, शरीर में प्रवेश करने के बाद यह वृद्धि करता है, मतलब फैलता है, और जिस भी अंग को यह इफेक्टेड करता है तो वहाँ के मान गए ऊतक को क्या करता है, यह क्षतिग्रस्त करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका यही स्टेप चलता है। शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता रोग कारक को नष्ट करने का प्रयास करती है। अगर यह प्रतिरक्षा पर्याप्त स्थिति में हो तो रोग कारक नष्ट हो जाते हैं एवं व्यक्ति पुनः स्वस्थ हो जाता है। अगर यह अपर्याप्त है तो रोगी में रोग के चिन्ह व लक्षण प्रकट होने लगते हैं एवं उचित उपचार की आवश्यकता होती है। मेरे डियर, आप लोग को पता होना चाहिए कि कोई भी संक्रामक रोग हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार के इम्यूनिटी होता है, प्रतिरक्षा क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जो शरीर में प्रवेश करने वाले रोग कारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का प्रयास करता है। अगर हमारा शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम पर्याप्त होता है उस रोग कारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए, तो उस संक्रमण को वहीं पे दाब देता है, ख़त्म कर देता है, नष्ट कर देता है। लेकिन
हमारा शरीर अगर अपर्याप्त हो जाता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर रहता है और उस रोग कारक सूक्ष्म जीव को नष्ट करने में अपर्याप्त होती है, तो इस कारण से उस रोगी में रोग के चिन्ह व लक्षण प्रकट होने लगते हैं और इस स्थिति में व्यक्ति को उपचार की आवश्यकता हो जाती है। यही आपका क्या होता है, साइकिल, डिजीज साइकिल होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या समझे कि डिजीज साइकिल एक प्रक्रिया है, एक अवस्था है जो क्या होता है, क्रमिक रूप से घटित होता है। जैसे हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करने वाला प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद जो है फैला, वृद्धि किया, वृद्धि करने के बाद वह जो है उस जगह के ऊतक को क्षतिग्रस्त करता है। ठीक है, मीन्स संक्रमित करने के बाद क्षतिग्रस्त नहीं होता है। अब ये कब होता है, तो जब हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा क्षमता होता है वह कमज़ोर हो जाएगा, तो हमारे शरीर में संक्रमण रोग हो जाते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। बट उससे पहले होता यह है कि जैसे ही कोई रोग उत्पन्न करने वाले रोग कारक यानी सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने के तुरंत बाद जो है हमारा शरीर का इम्यूनिटी जो है, प्रतिरक्षा जो है एक्टिव होता है। अब जैसे ही वह एक्टिव होता है तो अगर उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में शक्ति रहता है, यानी शरीर में इम्यूनिटी में अगर शक्ति रहता है, तो वह सूक्ष्म जीव को वहीं पे नष्ट कर देता है, आगे उसको संक्रमण फैलने नहीं देता है। लेकिन जब हमारा शरीर पर्याप्त मात्रा में काम नहीं कर पाता है इम्यूनिटी, तो वह सूक्ष्म जीव क्या होता है, हावी हो जाता है हमारे शरीर के ऊपर और धीरे धीरे वह फैलकर हमारे शरीर में रोग पैदा कर देता है, जिसके बाद रोगी के अंदर लक्षण व चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं उस रोग का और फिर व्यक्ति को डॉक्टर चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। और यही जो है हमारा क्या कहलाता है, रोग चक्र कहलाता है। तो अच्छे से मैंने आपको डील कर दिया, समझा दिया। अब हम लोग चलते हैं इसके अवस्था स्टेज के बारे में देखते हैं। मेरे डियर, रोग चक्र के मुख्यतः 6 अवस्था 6 चरण में संपन्न होते हैं। जो डिजीज साइकिल होता है यह 6 चरण में संपन्न होते हैं। कौन कौन से चरण हैं? पहला है इंक्यूबेशन पीरियड, उद्भावन अवधि। दूसरा है प्रोडर्मल पीरियड, पूर्ण लक्षण अवधि। तीसरा है फेस्टिजियम अवधि। ठीक है, चौथा है डेफरवेसेंस और पांचवा है कॉन्वेलेसेंस और छठा है डिफेक्शन। तो ये 6 आपको जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी जाके आप इसको अच्छे से डील कर पाएंगे स्टेज ऑफ डिजीज साइकिल के। ठीक है, चलिए अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, ये आप लोग को डिफिनीशन में पूछता भी है। ठीक है, देखिए इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है यह रोग उत्पाद करने वाले जो जीव होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वह शरीर में प्रवेश करने तथा रोग के लक्षणों के उत्पन्न होने के मध्य अंतराल को उद्भावन अवधि कहते हैं। अलग अलग बीमारियों की उद्भावन अवधि अलग अलग होती है, जो कि कुछ दिनों से लेकर कई वर्षों तक हो सकता है। इसके कहने का मतलब है कि उद्भावन अवधि जो होता है, यह जो रोग उत्पन्न करने वाला, मानिए यह सूक्ष्म जीव है, ठीक है, ये किसी व्यक्ति के बॉडी पर अटैक किया। ठीक है, अब बॉडी पर अटैक किया तो जैसे ही यह सूक्ष्म जीव बॉडी पर अटैक करेगा तो यहीं से इंक्यूबेशन पीरियड शुरू हो जाएगा। अब ये अटैक किया, शरीर में गया। अब मान गए हमारा शरीर में अगर पर्याप्त मात्रा में इम्यूनिटी है तो इसको नष्ट करके यहीं पर बाहर फेंक देगा, लेकिन हमारा अपर्याप्त हो गया है इम्यूनिटी सिस्टम, तो यह अपना लक्ष्य आगे बढ़ाएगा। मतलब शरीर में यह प्रवेश किया, यहाँ पे प्रवेश करने के बाद बॉडी में क्या हुआ कि ये लक्षण जब दिखाना शुरू करेगा और उसके बीच के पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। मतलब शरीर में प्रवेश किया और लक्षण उत्पन्न होने तक के अवधि को उद्भावन अवधि कहते हैं। ठीक है, चलिए यह उद्भावन अवधि यानी किसी व्यक्ति में संक्रमण वाला सूक्ष्म जीव प्रवेश किया और कब तक इसमें लक्षण दिख सकता है, यह 1 दिनों से लेकर वर्षों तक होता है। ठीक है, चलिए दूसरा देखिएगा, पूर्व लक्षण अवधि, प्रोडर्मल पीरियड। पूर्ण लक्षण अवधि का मतलब है कि किसी रोग के प्रारंभिक अवस्था से संबंधित काल या समय को पूर्व लक्षण अवधि कहते हैं। मतलब किसी रोग के प्रारंभिक अवस्था से संबंधित काल या समय को पूर्व लक्षण अवधि कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति के शरीर में लक्षण प्रकट हो जाते हैं, परंतु लक्षण अस्पष्ट होने के कारण बीमारी का निदान कर पाना मुश्किल होता है। इस अवस्था की अवधि 1 से 4 दिन होता है। जैसे इंक्यूबेशन पीरियड में देखे हैं कि बॉडी पर संक्रमण अटैक किया और जब तक लक्षण उत्पन्न करने पर आएगा और प्रवेश करने से लेकर लक्षण उत्पन्न करने तक के बीच के अवधि को इंक्यूबेशन कहते हैं। ठीक है, आगे चलेगा। अब आगे चलेगा तो दूसरा होता है कि यह लक्षण उत्पन्न करता है, बट प्रोडर्मल पीरियड में होता यह है कि ये लक्षण इतना ज़्यादा कंप्लीट नहीं होता है कि आप किसी रोग को पहचान कर उसका जो है स्पष्ट रूप से निदान कर सकते हैं। यह अवधि जो है आपको मिला जुला दिखता है, जिसमें बीमारी को पहचान पाना मुश्किल होता है। यह अवधि 1 से 4 दिन होता है संक्रमण फैलने के बाद। ठीक है,
तीसरा है फेस्टिजियम पीरियड। फेस्टिजियम पीरियड होता है, यह रोग की चरम अवस्था होती है। इसमें रोगी में रोगी के लक्षण जो है, रोगी में रोग के लक्षण स्पष्ट होते हैं। इस अवस्था में रोग का निदान कर पाना संभव हो जाता है। बीमारी की व्यक्ति की गतिविधियाँ इस अवस्था में प्रभावित हो जाती हैं। मेरे डियर, तीसरा जो है फेस्टिजियम पीरियड, यह एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे अगर किसी को टीबी है तो टीबी का लक्षण, किसी को अगर अस्थमा है तो अस्थमा का लक्षण, किसी को चेचक है तो चेचक का लक्षण, मतलब जो भी बीमारी हो, जो भी संक्रमण हो, उसका कंप्लीट लक्षण जो है फेस्टिजियम में दिख जाता है, जिसके बाद पहचान कर इलाज कर पाना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। और इस कंडीशन में जब व्यक्ति में पूर्ण लक्षण किसी बीमारी का दिख जाता है तो फिर उस व्यक्ति का एक्टिविटी, गतिविधि भी धीरे धीरे प्रभावित होने लगता है। ठीक है। तो यह फेस्टिजियम अवधि में पूर्ण रूप से दिखने वाला अवधि लक्षण होता है। नेक्स्ट है डेफरवेसेंस। डेफरवेसेंस का मतलब होता है कि इस अवस्था में रोगी में प्रतिरक्षा क्षमता उत्पन्न होने लगता है, लक्षणों की गंभीरता कम होने लगती है, उसकी स्थिति में सुधार आता है तथा रोगी अच्छा महसूस करते हैं। अब जो डेफरवेसेंस आप लोग देख रहे हैं, अब कोई भी बीमारी होता है, कंप्लीट लक्षण दिखा दिया, अब उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो सुधार होगा ना। तो जो ट्रीटमेंट करते हैं तो व्यक्ति जो धीरे धीरे सुधार होने लगता है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति में प्रतिरक्षा जो है, इम्यूनिटी जो है, वह धीरे धीरे उत्पन्न होने लगा है। तो ये कब होता है? तो यह डेफरवेसेंस वाले में होता है। इसमें लक्षणों की गंभीरता जो होता है उसमें कमी आने लगता है और व्यक्ति की स्थिति में सुधार आने लगता है और रोगी जो है कुछ हद तक अच्छा महसूस करने लगता है। मींस डेफरवेसेंस वाला जो अवस्था होता है वहाँ पे व्यक्ति जो है रिकवरी रेट शुरू होने लगता है, व्यक्ति अच्छा फील करने लगता है, संक्रमण का जो लक्षण होता है कम होने लगता है, गंभीरता का। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर इम्यूनिटी उसका क्रिएट उत्पन्न होने लगा है। ठीक है। और व्यक्ति अच्छा महसूस करता है इसमें डेफरवेसेंस में। ठीक है। पाँचवा में है कॉन्वेलेंस। कॉन्वेलेसेंस का मतलब होता है कि यह किसी रोग की समाप्ति के पश्चात पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने में लगने वाला समय का अंतराल है। इस अवस्था में रोगी की स्थिति में तेज़ी से सुधार होती है। कॉन्वेलेसेंस का मतलब होता है कि कोई भी रोग होता है, वह रोग जो है, मान के व्यक्ति को लगता है कि हम ठीक हो गए हैं, बट जैसे ही व्यक्ति को लगता है कि हम ठीक हो गए हैं तो इसका मतलब वो कंप्लीट ठीक नहीं है। ठीक है ना। कंप्लीट ठीक जो है व्यक्ति को, कॉन्वेलेंस जो एक ऐसा अवस्था है जहाँ पे किसी व्यक्ति में जो रोग पहले हुआ था वह रोग तो समाप्त हो गया है, लेकिन व्यक्ति में रोग समाप्त होने के बाद, लक्षण समाप्त होने के बाद उसके स्वास्थ्य में व्यक्ति को जो है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सुधार आने लगता है, व्यक्ति में तेज़ी से सुधार आने लगता है। तो यही कॉन्वेलेंस जो है अवस्था होता है। डिफेक्शन का मतलब होता है कि इस अवस्था में रोगी के लक्षण समाप्त हो जाते हैं तथा रोगी पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। और डिफेक्शन अवस्था होता है जो व्यक्ति पूर्ण तरीक़ा से स्वस्थ हो जाता है। तो यह डिजीज साइकिल का पहला हम लोग इनक्यूबेशन देखे हैं, प्रोडर्मल देखे हैं, उसके बाद प्रोडर्मल के बाद हम लोग क्या देखे हैं? इंक्यूबेशन देखे हैं। इंक्यूबेशन के बाद हम लोग क्या देखे हैं? प्रोडर्मल देखे हैं। प्रोडर्मल के बाद हम लोग क्या देखे हैं? फेस्टिजियम देखे हैं। फेस्टिजियम के बाद डेफरवेसेंस देखे हैं, कॉन्वेलेंस देखे हैं और डिफेक्शन देखे हैं। और सब में जैसे व्यक्ति, जैसे चक्र है तो चक्र है, पहले व्यक्ति स्वस्थ रहता है, अच्छा व्यक्ति रहता है, उसमें संक्रमण अटैक होता है, अब वो संक्रमण विभिन्न रास्तों से गुजरता है और फिर एक ऐसा भी अवस्था आता है जहाँ पे इम्यूनिटी उत्पन्न होता है और धीरे धीरे वह संक्रमण का लक्षण कम होते जाता है और धीरे धीरे एक ऐसा कंडीशन भी आता है जो छठा पॉइंट बनता है जहाँ पे व्यक्ति पूर्ण तरीके से लक्षण समाप्त हो जाता है और व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है, यानी व्यक्ति फिर से कहाँ गया? नॉर्मल में आ गया। तो यही साइकिल होता है, जो नॉर्मल में था और फिर से नॉर्मल तक आ जाएगा और इस बीच में जो अवस्था है उसी 6 अवस्था को दर्शाया गया है।